वेलकम बैक क्लास 12। आज हम फिनिश करेंगे आपका लेसन 5 ऑफ फ्लेमिंगो विच इज इंडिगो। ओके, सो क्या देखा था हमने पार्ट 2 में? पार्ट 2 में हमने जाना कैसे महात्मा गांधी ने जब ऑर्डर डिसोबे किया पुलिस का, उन्हें कोर्ट में समन करके बुला लिया गया। अब जिस दिन कोर्ट जाना था उससे एक रात पहले उन्होंने अपने सारे नेटवर्क्स में जो आसपास के थे टेलीग्राफ भेजा एंड एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की वाइसरॉय को दिखाने के। अगली सुबह जब वो कोर्ट पहुंचे, लोगों की इतनी भीड़, शेयर क्रॉपर्स, पेजेंट्स दूर दूर से पैदल चल के आए थे अपने चैंपियन के हक की लड़ाई के लिए। उन्हें पता था कि उनके चैंपियन के साथ कोई कुछ गलत कर रहा है, तो वो वहां आए थे उसके सपोर्ट में। पहली बार ब्रिटिशर्स तक हैरान परेशान हो गए थे कि इतनी भीड़ इंडियंस की, और वो भी बेकाबू भीड़ जिसे ब्रिटिश का कोई भी ऑफिशियल काबू नहीं कर पा रहा था। सिर्फ और सिर्फ गांधी की आवाज पे वो लोग शांत हो रहे थे। तो गांधी ने अपने इस एक्शन से, जो बिल्कुल स्पॉन्टेनियस था, प्लान्ड नहीं था, एक प्रूफ दे दिया ब्रिटिशर्स को कि इंडियंस अगर एक साथ आ जाएं तो उनका बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। खैर, जब ब्रिटिश प्रोसिक्यूटर ने डिमांड किया कि उनको थोड़ा और वक्त चाहिए, गांधी ने उस डिमांड के खिलाफ बोला और कहा कि हाँ, मैं मानता हूं मेरी गलती है कि मैं लॉ तोड़ के एक बुरा एग्जाम्पल नहीं सेट करना चाहता, बट जो आप लोगों की अनरीजनेबल डिमांड है कि मैं चंपारण छोड़ के जाऊं, मैं उसको नहीं मान सकता, क्योंकि मैं यहाँ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आया हूँ अपने लोगों की मदद करने, और मुझे एक आउटसाइडर करार करके यहाँ से बाहर निकलने का ऑर्डर दे देना बिल्कुल गलत है। बेकाबू भीड़ का प्रेशर और गांधी के बिल्कुल क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाबों से इवन जज भी परेशान हो गया। उसने कहा कि वो 2 घंटे बाद डिसीजन देगा, लेकिन उन 2 घंटों के लिए अगर गांधी चाहे तो बेल ले सकता है, पर गांधी ने उससे भी इनकार कर दिया। लेकिन भीड़ को मद्देनजर रखते हुए जज ने बिना बेल के उसको रिलीज कर दिया। यहाँ तक कि 2 घंटे बाद भी वो डिसीजन नहीं दे पाया, तो उसने गांधी को छूट दे दी कि यू आर फ्री, आप जो कर रहे हो, जहां जैसे कर रहे हो करते रहो, हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है। तो गांधी जब बाकी सारे लॉयर्स के साथ बैठकर डिस्कस करता है कि वो लोग क्या करते अगर वो आज जेल चला जाता, तो उनमें से एक लॉयर बोल पड़ता है कि अगर गांधी जेल जाता तो वो घर जाते। इसी से गांधी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी फिर बाकी लॉयर्स से बात करके उनको ये चीज समझाते हैं कि गांधी जी एक स्ट्रेंजर होते हुए पेजेंट्स के लिए जेल जाने को तैयार है, और हम जो इनके पड़ोसी हैं और एडवोकेट करते हैं कि हम पेजेंट्स के लिए कितना कुछ कर सकते हैं, हम अपने घर बैठ जाएंगे अगर वो जेल जाएंगे। तब लॉयर्स को अपनी गलती समझ आती है और वो गांधी से जाके बोलते हैं अगर आप जेल जाओगे तो हम भी जेल जाएंगे। एंड यहीं पे गांधी अपनी वो स्टेटमेंट देता है कि चंपारण की बैटल हम जीत गए, क्योंकि अब सारे इंडियंस धीरे धीरे करके यूनाइट हो रहे हैं, और एक साथ मिलके जब वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाएंगे, ब्रिटिशर्स उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और ये चीज प्रूव भी हुई, क्योंकि कुछ दिन बाद कोर्ट से एक रिटन कम्युनिकेशन आता है कि ब्रिटिश एलजी ने उनके खिलाफ हुआ केस, यानी गांधी जी के खिलाफ हुआ केस, ड्रॉप कर दिया। और यहीं से एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है कि पहली बार सिविल डिसोबीडियंस हुई मॉडर्न इंडिया में, और ब्रिटिशर्स इंडियंस के आगे हार गए। तो यहां से एक नॉन वायलेंट स्टाइल ऑफ रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। गांधी एंड द लॉयर्स अब वो गए एक फार फ्लंग इंक्वायरी में इनटू द ग्रीवेंसेस, क्या क्या दिक्कतें वो फार्मर्स फेस कर रहे थे। अब उन्होंने एक फार फ्लंग इंक्वायरी की। डिपोजिशंस एक लेटर, एक एप्लीकेशन कह लो, एक लेटर कह लो, जो सबमिट करता है एक पर्सन जिसके खिलाफ गलत हो। तो डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पेजेंट्स, उनको लिखा गया, नोट्स बनाए गए, सारे एविडेंस पे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए गए, और वो पूरा एरिया जहाँ पे ये सब कुछ चल रहा था उसको थ्रोप करके देखा गया, उसको अच्छे से जांचा गया, परखा गया, एंड जितने भी वेहमेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे लैंडलॉर्ड्स के, क्योंकि वो लोग डरे हुए थे, उन सबसे लड़के गांधी जी ने जितना एविडेंस अपनी टीम के साथ वो इकट्ठा कर सकते थे उन्होंने किया। एंड जून में गांधी जी को एक दिन अचानक
सर एडवर्ड गेट, वही एलजी जिन्होंने केस ड्रॉप कराया था, मिलने के लिए बुलाते। जाने से पहले गांधी को नहीं पता था कि उन्होंने उन्हें वहां क्यों बुलाया है, और उन्हें यह भी नहीं पता था कि वो जा रहे हैं तो वो लौट के आएंगे या नहीं। तो उन्होंने पहले ही सारे एसोसिएट्स के साथ एक मीटिंग रखी और बोल दिया कि अगर मैं वापस ना आऊं तो तुम्हें सिविल डिसोबीडियंस कैसे लीड कर। गांधी के 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज हुए एलजी के साथ। प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज बहुत ज्यादा डिटेल, जहां एविडेंस शो किया गया, दोनों तरफ की बातों को समझा गया एंड पूरा डिटेल डिस्कशन हुआ। एंड तब जाके एलजी को गांधी का पर्सपेक्टिव क्लियर हुआ और उसने एक ऑफिशियल कमीशन बिठाया जो डील करेगा इन इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के साथ जो हुआ उस सिचुएशन। कमीशन में थे लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड पेजेंट्स की तरफ से उनके इकलौते रिप्रेजेंटेटिव महात्मा गांधी। गांधी ऑल्दो चंपारण में कुछ टाइम तक रहे, लाइक 6-7 महीना, बट उसके बाद वो आना जाना करते रहे। ये जो विजिट होती थी, it was undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days, occupied almost a year of Gandhi's life। यानी एक बार तो वो 6-7 महीने रुक गए, फिर वो लौट के अपने बाकी कामों में लग जाते थे, एंड फिर जब उन्हें एक चिट्ठी आती थी एक पेजेंट की तरफ से कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, गांधी फिर वहां चले जाते। और ऑल्दो वो विजिट कुछ दिनों की होती थी, बट कई बार ऐसा हुआ कि काफी हफ्ते खिंच गए, और ऐसा करते करते गांधी का लगभग वो पूरा साल चंपारण में ही गुजरा। फाइनली वो ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल हुई एक क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस के साथ, और वो सारा एविडेंस उन बिग प्लांटर्स के खिलाफ था। एंड जब प्लांटर्स ने वो देखा, वो मान गए कि हाँ, हमने गलत किया है, हमने गलत किया है, तो ठीक है, हम पेजेंट्स को रिफंड करेंगे पैसा। क्योंकि इस बात को खींच के कोई फायदा नहीं था, उन्हें दिख गया था कि सारे सबूत उनके खिलाफ है। अगर ये बात कोर्ट में गई, कोर्ट तो भाई रिफंड दिलवाएगा तो दिलवाएगा, पेनल्टी और लगा देगा। तो इससे अच्छा इस बात को आउट ऑफ कोर्ट सेटल करते हैं और मान जाते हैं रिफंड देने के लिए। तो उन्होंने गांधी से पूछा कि कितना रिफंड चाहिए आप लोगों को। अब एक नॉर्मल सिचुएशन में बंदा क्या बोलेगा, अगर तुमने गलत तरीके से मुझसे पैसे एक्सटॉर्ट किए तो मुझे 100% रिफंड करो। और उन्हें भी वही लगा कि गांधी फुल रिपेमेंट मांगेगा ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। गैर कानूनी और बिल्कुल गलत तरीके से उन्हें धोखे में रख के उनसे जो पैसे लैंडलॉर्ड्स ने वसूले थे एग्रीमेंट खत्म करने के नाम के, गांधी वो पूरे पैसे वापस मांगेगा। लेकिन गांधी ने क्या बोला, मुझे सिर्फ 50% चाहिए। देयर ही सीम्ड एडमेंट, और वो मजाक नहीं कर रहा था, बहुत ज्यादा सीरियस था। बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ उसने बोला, आई वॉन्ट 50% रिफंड। रेवरेंड जे.जेड होश, एक ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, जो ये सारा एपिसोड क्लोज रेंज से देख रहे थे, उन्होंने ये बात बताई। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव अवे, रिप्रेजेंटेटिव ऐसे ही बोल देता है, भाई हम तो 25% देंगे। एंड टू हिज अमेजमेंट गांधी कहता है, ठीक है, जैसा आप कहो, 25% ना, ओके। दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, जो अभी तक नहीं हो रहा था ब्रिटिश और पेजेंट्स के बीच, फाइनली वो हुआ। ब्रिटिशर्स को, यानी ये प्लांटर्स को, ये लैंडलॉर्ड्स को अपनी बात पे अड़े रहना पड़ा और 25% पैसा रिफंड करना। अब आप भी ये सोच रहे होगे, क्या क्या है ये भाई, पूरे पैसे मांगता तो आधे देते, अब तूने मांगे ही आधे तो उन्होंने 25% दिए। बट एक्चुअली ब्रिटिश माइंडसेट समझो, यहाँ पे वो लोग इतना इजीली गिविंग क्यों कर रहे थे। उन्होंने सोचा था ये पूरे पैसे मांगेगा, हम आधे बोलेंगे, ये मना कर देगा, बात फिर खिंचती चली जाएगी, टलती चली जाएगी, कल कल कल। लेकिन गांधी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी था, उसे कल पे विश्वास ही नहीं था, उसे था जो है आज है अभी है। तो अगर मैं शुरुआत 100 से करूंगा, वो 50 पे अड़े रहेंगे और मैं भी अड़ा रहूंगा, तो कुछ ही का कुछ भला नहीं। मैं एक अमाउंट प्रपोज करूंगा, वो बदले में एक अमाउंट प्रपोज करेंगे, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, बात खत्म। डेडलॉक टूटना चाहिए।
ये कंटिन्यूअस चेन और मत खींचो भाई। गांधी का माइंडसेट वो वाला था। द सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन। प्लांटर्स खुश कि उन्हें सिर्फ 25% देने पड़े, बाकी के ब्रिटिश ऑफिशियल्स खुश कि ये केस फाइनली खत्म हुआ, और गांधी खुश ना केवल इसीलिए कि पैसा मिला, उसकी रियल हैप्पीनेस वाज इन समथिंग एल्स। और वो क्या थी? गांधी ने एक्सप्लेन किया कि अमाउंट ऑफ रिफंड तो मेरे लिए कभी इतना इंपॉर्टेंट था ही नहीं, मेरे लिए वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट थी दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी। लैंडलॉर्ड्स को ना केवल थोड़ा सा ही सही पर पैसा अपनी जेब से निकाल के अब पेजेंट्स को देना था, एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। और ना केवल पैसा, उन्हें अपनी इज्जत भी गंवानी पड़ी। यानी आज तक जो लैंडलॉर्ड जोर जबरदस्ती करके पेजेंट से पैसा लेके जाते थे, आज वो झुककर पेजेंट्स को उनके हक का पैसा देकर जाएंगे। एंड यहाँ से उन पेजेंट्स को विश्वास हो जाएगा कि हमारे पास राइट्स हैं, और अगर हम अपनी सच्चाई की बैटल सही तरीके से लड़ें तो देर से ही सही पर जस्टिस हमें मिलेगा। As far as the peasants were concerned, planters आज तक लॉर्ड्स थे, above the law। लेकिन ये जब होगा, पेजेंट्स को दिखेगा कि उनके पास राइट्स हैं, उनके पास डिफेंडर्स हैं, उनमें हिम्मत आएगी गलत के खिलाफ आवाज उठाने की। आजकल भी क्या करते हैं, आधे लोग तो डर के मारे आवाज नहीं उठाते कि भाई वो बड़े लोग हैं, वो उनके आगे हम कहाँ जीतेंगे। लेकिन आज ये जो हुआ, पेजेंट्स को इससे विश्वास हो जाएगा कि कोई कितना ही बड़ा हो, अगर तुम सही हो तो लॉ के नजरों में तुम सही होगे और तुम्हें जस्टिस मिलेगा। इवेंट्स जस्टिफाई करते हैं गांधी की पोजीशन। विद इन अ फ्यू ईयर्स धीरे धीरे ब्रिटिश प्लांटर्स अपने एस्टेट्स छोड़ छोड़ के जाने लगे, एंड इवेंचुअली वो सारी जमीनें पेजेंट्स की हो गई, और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग चंपारण से पूरी तरह डिसअपियर हो गई। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, कई साल लगे, और वो सालों में उन पेजेंट्स को विश्वास होता गया कि हमें एकजुट रह के सच की लड़ाई लड़नी है, गलत के खिलाफ आवाज उठानी है, ये ब्रिटिशर्स ज्यादा देर यहाँ टिकने वाले नहीं। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशंस। गांधी जी कभी खुश नहीं होते थे, बस सेटिस्फाई नहीं होते थे वो कभी कि वाह एक बैटल जीत ली, मैंने जग जीत लिया, नहीं। He saw the cultural and social backwardness in Champaran villages. वो बस चंपारण की बैटल बिटवीन प्लांटर्स एंड पेजेंट्स वो जितवा के सेटिस्फाइड नहीं थे। इतनी दिन जब वो चंपारण में रुके, उन्होंने रियलाइज करा कि ये एरिया कल्चरली और सोशली भी बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, एंड वो क्योंकि अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, वो चाहते थे इस चीज के बारे में भी कुछ किया जाए। तो उन्होंने कुछ टीचर्स को बुलवाया, महादेव देसाई और नरहरी पारेख, दो यंग मैन जो अभी अभी गांधी के चेले बने थे, वो अपनी बीवियों के साथ वहां काम के लिए आए। कुछ लोग और आए बॉम्बे, पूना और बाकी एरिया से। देवदास गांधी का सबसे छोटा बेटा वो आश्रम से आया, और मिसेस गांधी भी चंपारण आई। प्राइमरी स्कूल खोले गए 6 गांव में। कस्तूरबाई ने पढ़ाया आश्रम के रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन गांव में सबको। उन्होंने बताया कि क्यों साफ सुथरा रहना जरूरी है, क्यों अपनी कम्युनिटी को साफ सुथरा रखना जरूरी है। और सिर्फ यही नहीं, वहां पे हेल्थ कंडीशंस भी लोगों की बहुत खराब थी। तो गांधी कुछ डॉक्टर्स को लेके आया टू वॉलंटियर 6 महीने के। 3 दवाइयां मुफ्त में उपलब्ध कराई गई, कैस्टर ऑयल, किनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। किसी को भी अगर कोटेड टंग की प्रॉब्लम थी उसको कैस्टर ऑयल दिया जाता, किसी को भी मलेरिया फीवर तो उसे किनीन और कैस्टर ऑयल, और किसी को भी स्किन रिलेटेड कोई चीज तो एक ऑइंटमेंट विद कैस्टर ऑयल। तो इस तरह बेसिक हाइजीन, बेसिक हेल्थ कंडीशंस इंप्रूव करके चंपारण के लोगों की लाइफ को सुधारने का स्टेप गांधी ने लिया। गांधी ने यह भी नोट किया कि वहां विमेन के बहुत गंदे कपड़े, तो उसने कस्तूरबाई को बोला कि जाके एक बार विमेन से बात करें। तो एक विमेन कस्तूरबाई को अपनी हट में ले गए और कहा, ये देखो हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास कोई बॉक्स नहीं, कोई कबर्ड नहीं, ये एक साड़ी जो मैंने पहनी है बस यही है मेरे पास,
एंड कस्तूरबाई को समझ आया कि क्यों वो लोग इतनी मिजरेबल लाइफ जी रहे हैं। तो अपनी इस लॉन्ग स्टे में चंपारण की, गांधी दूर से ही सही पर अपने आश्रम का भी पूरा ध्यान रखता था। वो रेगुलर इंस्ट्रक्शंस भेजता था मेल से और फाइनेंशियल अकाउंट्स भी चेक करता था। एक बार तो उन्होंने रेजिडेंट्स को ये तक याद दिलाया कि ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस, जो टॉयलेट्स हैं, वो डिग करो नए, नहीं तो पुराने वालों में से और ज्यादा गंदी बदबू आने लगी। तो मतलब वो छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रख रहा था दूर रहते हुए भी। ये हमें दिखाता है कि वो कितना डिटेल ओरिएंटेड बंदा था। ये जो चंपारण एपिसोड था, सिर्फ पेजेंट्स की लाइफ में, सिर्फ चंपारण के लोगों की लाइफ का टर्निंग पॉइंट नहीं, ये गांधी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मैंने जो किया बहुत मामूली चीज है, ऐसा गांधी ने कहा। मैंने बस ये डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश मेरे देश में रह के मुझे ऑर्डर नहीं कर सकते कि मुझे क्या करना है। एंड एक्चुअली चंपारण एपिसोड को गांधी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसी एपिसोड के बाद इंडिया की आजादी की लड़ाई की शुरुआत हुई थी। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफायंस। चंपारण की बैटल जब शुरू हुई इस माइंडसेट से कभी नहीं हुई थी। वो एक सिंपल केस सॉल्व करने आए थे बिटवीन पेजेंट्स एंड प्लांटर्स। लेकिन ब्रिटिश ने जिस तरह गांधी के साथ व्यवहार किया, वहां से एक अटेम्प्ट जगा, वहां से एक शुरुआत हुई एक नई सोच की। सो चंपारण की बैटल grew out of an attempt to elevate the distress of large number of poor peasants. गांधी वहां एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ उन गरीब पेजेंट्स की मदद करने आए थे। वो कोई फ्रीडम फाइटर का झंडा लेकर नहीं आए थे। एंड यही टिपिकल गांधी पैटर्न था। उनकी पॉलिटिक्स इंटरवाइंड होती थी प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स के साथ जो लाखों लोग फेस कर। और जब गांधी उन लाखों लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था, वो लाखों लोग एक साथ गांधी के सपोर्ट में खड़े होते थे। वहां से गांधी को रियल स्ट्रेंथ मिलती थी। एंड वहीं से उन लोगों को वो सिखाता था कि हाउ यूनिटी स्ट्रेंथ, तुम सब एक साथ रहो, बहुत जल्द इन गोरों को हम अपने देश से निकालेंगे। हिज वाज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस। गांधी को शानो शौकत, अपना फेम से प्यार नहीं था। उसका प्यार था अपने लोगों के लिए और उनके भले के लिए, उनकी लाइफ सुधरे, वो बस ये चाहता था। इन एवरीथिंग गांधी डिड, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. गांधी का अटेम्प्ट हमेशा से सिर्फ एक होता था कि मैं कुछ भी करूं, मैं कैसे भी कोई भी चीज करूं, मैं अपने साथ अपने लोगों को इतना काबिल बना पाऊं कि वो अपने पैरों पे खुद खड़े हों और अपने भाग की लड़ाई खुद लड़े। मैं सिर्फ उनको उस लायक बनाने के लिए आया। Early in the Champaran action, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, एक इंग्लिश पैसिफिस्ट, वो इस सब चीजों के दौरान गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर बन जाते हैं। एंड जब उनकी पोस्टिंग बदलती है, वो गांधी को अलविदा बोलने आते हैं। गांधी के लॉयर फ्रेंड्स सोचते हैं कि कितना अच्छा होगा अगर एंड्रयू यहीं रुक जाए और ब्रिटिशर्स के प्लान्स के बारे में उन्हें अपडेट देता रहे। और एंड्रयूज भी खुश था कि अगर गांधी जी कह देंगे तो मैं यहीं रुक जाऊंगा एंड मैं आपका खबरी बन जाऊंगा। पर गांधी ने गुस्से से मना किया। उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि इस ऑलरेडी अनइक्वल फाइट में एक इंग्लिशमैन का हमारी साइड होना हमारे फेवर में वर्क करेगा? ये तुम्हारी कमजोरी दिखाएगा कि तुम्हें एक अंग्रेज का सहारा लेना पड़ा अंग्रेजों से लड़ने के। जब तुम्हारा कॉज सही है तो सिर्फ और सिर्फ अपने पे भरोसा रखो ना बैटल जीतने के लिए। किसी और के कंधे पे रख के बंदूक क्यों चलाते हो? You should not seek a prop in Mr. Andrews just because वो एक इंग्लिशमैन। देखा कितना, कितने अलग थे गांधी जी बाकी सबसे, उनकी सोच कितनी अलग थी। He had read our minds correctly, राजेंद्र प्रसाद कहते हैं। एंड एक्चुअली बाकी लॉयर्स की सोच यही थी कि एंड्रयूज के कंधे पे रख के बंदूक चलाएंगे क्योंकि हम डरपोक हैं। लेकिन गांधी जी ने उन्हें हिम्मत दी कि तुम डरपोक नहीं हो, अपने पे भरोसा रखो, तुम ये जंग अपने दम पे अपने आप
लड़ सकते। सो गांधी इन दिस वे taught us a lesson in self reliance. आत्मनिर्भरता का लेसन उन्होंने उस दिन हमें सिखाया। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड शेयर क्रॉपर्स की मदद सब एक साथ आई और एक नए इंडिया की शुरुआत हुई। एक इंडिया जो अब तैयार था अपने हक की लड़ाई नॉन वायलेंट तरीके से गांधीयन प्रिंसिपल्स पे लड़ने के लिए। सो इसी के साथ ये चैप्टर हुआ समाप्त। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।